ठीक, तो सब कनेक्ट हो गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मोटर्स यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डीसी मोटर। ठीक, तो डीसी मोटर में आपको याद रखना है एक इसमें होता है वोल्टेज इक्वेशन। तो डीसी मोटर का जो वोल्टेज इक्वेशन है ये होता है V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर। ठीक, तो अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होती है? बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के इक्वल होती है। अभी इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल लेते हैं? आर्मेचर करंट। तो इसी इक्वेशन से बैक ईएमएफ को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या लिखोगे? V माइनस ई बी अपॉन क्या होगा? आर ए। इसी इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं ई बी। ई बी इज इक्वल टू क्या होगा? V माइनस आई ए आर ए। तो ये जो वोल्टेज इक्वेशन है इसी को आप यूज कर सकते हो आर्मेचर करंट कैलकुलेट करने के लिए, बैक ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है पावर इक्वेशन। तो जो पावर इक्वेशन है P इज इक्वल टू, P की जगह इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू ई बी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वेयर आर। तो ये इसका यहाँ पे पावर इक्वेशन है। ठीक, तो ये इनपुट पावर गिवन टू आर्मेचर है, आर्मेचर को दी गई इनपुट पावर है। और जितनी इनपुट पावर देते हैं आर्मेचर को, मान लीजिए आर्मेचर को आपने 1000 वॉट इनपुट पावर दी। अब इस इनपुट पावर में कुछ पार्ट जो होगा वो आर्मेचर कॉपर लॉस में वेस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए 50 वॉट जो है वो आर्मेचर कॉपर लॉस में वेस्ट हो गया। अब जो बची हुई पावर है वो आर्मेचर में मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी। तो यह है, ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है जो आर्मेचर में किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल पावर में। तो इतनी इलेक्ट्रिकल पावर 950 वॉट, ये इतनी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी। ठीक, इसी से फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर होती है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन डीसी मोटर। ठीक, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब बैक ईएमएफ की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज के हाफ के इक्वल होगी तो इसको क्या बोलेंगे? कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर बोलेंगे। और सेम इंस्टेंट पर, इसी इंस्टेंट पर जो आई ए आर ए ड्रॉप होता है वो भी अप्लाइड वोल्टेज के हाफ के इक्वल होता है। ठीक, बट ये कंडीशन जो है ये थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली जो बैक ईएमएफ है अप्लाइड वोल्टेज के हाफ के इक्वल नहीं होती है। प्रैक्टिकली जो बैक ईएमएफ होती है वो 80 to 90% ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होती है। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन में मोटर की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे लेस देन 50% होती है। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन में मोटर की एफिशिएंसी लेस देन 50% यहाँ पे हो जाती है। ठीक, इसके बाद में जो मोटर की स्पीड है, मोटर की स्पीड का जो फार्मूला है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ई बी अपॉन 5। या बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या है? V माइनस आई आर है, तो यहाँ से रख सकते हैं V माइनस आई आर। तो ये मोटर की स्पीड का फार्मूला है। तो मोटर की स्पीड को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, और फ्लक्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 3 मेथड हैं। इसमें जो फील्ड कंट्रोल मेथड है, ठीक है, फ्लक्स या फील्ड कंट्रोल मेथड है, इससे हम मोटर की जो स्पीड होती है, इसमें मोटर की जो स्पीड होती है उसको क्या करते हैं? बेस स्पीड से इंक्रीज करते हैं। तो बेस स्पीड से इंक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं? फील्ड या फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। ठीक, और बाकी जो दोनों मेथड हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड एंड आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड,
इन दोनों मेथड का यूज हम क्या के लिए करते हैं, मोटर की स्पीड को बेस स्पीड से डिक्रीज करने के लिए। ठीक, यहाँ पे ये जो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है इसका यूज हम किसमें करते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव में। तो इसका यूज करते हो कांस्टेंट पावर ड्राइव में। और इन मेथड का यूज जिसमें आर्मेचर की वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, इसका यूज करते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो ये सब आपको याद रखना है ना, पढ़ चुके हो आप सब। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो मोटर हमारी है, इस मोटर का जो टॉर्क होता है, ठीक, तो इसका जो आर्मेचर टॉर्क है वो आर्मेचर टॉर्क इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई पाई जेड आई ए इंटू पी बाई ए। तो इतने न्यूटन मीटर इसके ये आर्मेचर टॉर्क का फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स पे, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या पे, आर्मेचर करंट पर, पोल पर और पैरेलल पाथ पर। इन सब की वैल्यू इंक्रीज होने पर टॉर्क इंक्रीज होगा, पैरेलल पाथ इंक्रीज होने पर टॉर्क क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मोटर को डिजाइन करेंगे, है ना, तो उस समय टॉर्क को इन सभी पैरामीटर के द्वारा डिटरमाइन करेंगे। लेकिन जब मोटर हमारी बन जाती है तो बनने के बाद में जो टॉर्क होता है वो टॉर्क किसका फंक्शन होता है, तो फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट का फंक्शन होता है। ठीक, अंडर रनिंग कंडीशन, क्योंकि रनिंग कंडीशन में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कांस्टेंट है, पोल कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, तो ये सभी कांस्टेंट है। तो जो आर्मेचर टॉर्क होगा वो फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो पावर होती है ये मैकेनिकल पावर है। मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू जो होती है नॉर्मली हम क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं 2 पाई एफ, इतना रेडियन, ठीक है, पर सेकेंड में इसको यहाँ पे लेते हैं। लेकिन जब हम मोटर की स्पीड के टर्म्स में लेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हो, साइकिल पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड भी क्या है, एक चक्कर मतलब एक साइकिल, है ना, मोटर घूम रही है, एक चक्कर लगाई मतलब एक साइकिल। तो इसकी स्पीड को भी हम साइकिल पर सेकंड में ले सकते हैं। ठीक, तो स्पीड को साइकिल पर सेकंड में लेंगे मतलब क्या बोलोगे उसको, आर पी एस। आर का मतलब हो गया एक चक्कर, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन है एक साइकिल पर सेकंड, ठीक है, तो साइकिल पर सेकंड यानी रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड के टर्म्स में 2 पाई एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एन, और यहाँ पे जो एन है वो किस में रहेगा, आरपीएस में। तो यहाँ पे जो पावर होती है इस पावर को हम किस में मेजर करते हैं, वॉट में। ये जो पावर है वो किस में आती है, वॉट में, या वॉट को ही हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो वॉट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, जूल पर सेकंड। तो पावर को यहाँ पे वॉट में या जूल पर सेकंड में इसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। आई बात समझ में। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टॉर्क इनटू 2 पाई एन। ठीक, अब यहाँ पे यदि इस एन को हमको किसमें चेंज करना है, आरपीएम में चेंज करना है, तो आरपीएम में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी जो ये एन है ये आरपीएस में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, यदि इसको हमको आरपीएम में चेंज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी, है ना, इसको टी, है ना, टॉर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पावर अपॉन 2 पाई एन बाई क्या हो जाएगा 60। ठीक, तो जो टॉर्क है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9.55। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9.55 इंटू पावर अपॉन क्या होगा, स्पीड। अब यहाँ पे जो n है वो किस में है, ये आरपीएम बन गया है, ये यहाँ पे भी जो n है वो किस में बन गया है, आरपीएम बन गया है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है उस टॉर्क को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो टॉर्क है उस टॉर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, 9.55, ठीक है, पावर
अपॉन स्पीड, और स्पीड किस में है ये आरपीएम में, तो इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा। तो टॉर्क को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं कि जो आर्मेचर टॉर्क होगा वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा जो है टॉर्क क्या होता है वो 9.55 इंटू पावर अपॉन स्पीड होता है। तो इससे आप कहीं का भी टॉर्क निकाल सकते हो। ठीक, जैसे यदि आपको बोला भी आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर का टॉर्क क्या है, तो आप क्या रखोगे 9.55 तो जहां का टॉर्क निकालना है वहीं की पावर भी लेनी है। ठीक है, तो आर्मेचर का टॉर्क निकाल रहे हो, तो आर्मेचर में जो पावर है, कितनी मैकेनिकल पावर है, तो वो आर्मेचर में जो मैकेनिकल पावर है वो इस इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, आर्मेचर टॉर्क क्या हो जाएगा 9.55, आर्मेचर में इतनी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। यदि हमको शाफ्ट की पावर निकालनी है, ठीक, सॉरी शाफ्ट का टॉर्क निकालना है, तो हम क्या रखेंगे 9.55, जो शाफ्ट पर हमको पावर मिलती है उसको क्या बोलते हो आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर शाफ्ट पावर हो गई, अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड। तो इस तरह से भी हम टॉर्क को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा टॉर्क को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो टॉर्क फ्लक्स और आर्मेचर करंट का फंक्शन होता है। ठीक, तो ये फ्लक्स और आर्मेचर करंट के टर्म्स में टॉर्क है। यहाँ पे जो टॉर्क है वो किसके टर्म्स में है, पावर एंड स्पीड के टर्म्स में। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो हमारी डीसी मोटर होती है ना, डीसी मोटर में शंट मोटर है, आपकी सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है ना, तो उनमें यदि हम स्पीड वगैरह के लिए फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है, स्पीड के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ई बी अपॉन 5, ठीक, और ई बी क्या होता है वी माइनस आई ए आर ए अपॉन क्या होता है 5। तो यदि हमारी शंट मोटर है और शंट मोटर में हमको एक स्पीड पता है, एक फ्लक्स पता है, दूसरी स्पीड को हमको कंपेयर करना है, ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब शंट मोटर में क्या होता है, फील्ड की फ्लक्स क्या होती है कांस्टेंट होती है, या फिर पहले ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू EB2 अपॉन EB1 इंटू 5 अपॉन 5, ये हमारा रिलेशन आता है। तो यदि टू स्पीड्स डिफरेंट स्पीड्स को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए फार्मूले को हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि शंट मोटर में फ्लक्स क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो जो शंट मोटर होती है इसमें फाई क्या होती है ये कांस्टेंट। तो यदि ये कांस्टेंट है तो हमारा जो फार्मूला है उसमें से ये फ्लक्स को रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो हमारा जो स्पीड कंपैरिजन के लिए फार्मूला यहाँ पे आएगा ये N2 अपॉन N1 और EB2 अपॉन क्या होगा EB1 आ जाएगा। अब EB2 EB1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों केस में है ना, इस केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी सेम, जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ, अप्लाइड वोल्टेज सेम रहती है। क्या चेंज होती है यहाँ पे, तो आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। यदि आप पे आर्मेचर करंट है IA2, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी IA1 और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा। तो EB1 EB2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V माइनस IA से कैलकुलेट करेंगे, ठीक, और दोनों में वोल्टेज सेम होगी, चेंज किस में आएगा करंट में, है ना, करंट की वैल्यू में चेंज आएगा आर्मेचर करंट की। तो ये शंट मोटर के लिए था। अब सीरीज मोटर जो होती है उस सीरीज मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट होती है क्या, नहीं होती है। तो सीरीज मोटर में दो कंडीशन होती हैं, तो सीरीज मोटर में एक कंडीशन होती है बिफोर सैचुरेशन, तो जो बिफोर सैचुरेशन होता है इसमें जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है आइए, ठीक, और जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है IA², ठीक। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर्मेचर करंट है, तो यदि लोड वेरी करता है तो आर्मेचर करंट क्या होती है चेंज होती है, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम स्पीड कंपैरिजन के लिए लेंगे वो होगा N2 अपॉन N1
EB2 अपॉन EB1, ठीक है। फ्लक्स वेरिएबल है, आर्मेचर करंट वेरी करेगी तो फ्लक्स भी वेरी होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, φ1/φ2। तो बिफोर सैचुरेशन के लिए हमको इस पूरे को यूज करना पड़ेगा, फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। दूसरा होता है आफ्टर सैचुरेशन। अब आफ्टर सैचुरेशन जो होता है उस समय जो फाई है ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट, है ना। पोल फील्ड सैचुरेट हो गए तो जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाती है तो आर्मेचर टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर्मेचर करंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो N2/N1 है और इक्वल टू क्या होगा, EB2/EB1 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। तो जो शंट में है वही यहाँ पे भी रहेगा। फिर बिफोर सैचुरेशन यहाँ पे फ्लक्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे इसके लिए याद रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर जो होती हैं, तो डीसी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, इसमें एक होती है आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। तो आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे। दूसरी इसकी होती है स्पीड, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको बोलते हैं हम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड होती है यहाँ पे स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हम इसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी इलेक्ट्रिकल है कौन सी मैकेनिकल है ना। तो यहाँ पे TA कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल, NIA को बोलेंगे स्पीड, और TNTA को बोलेंगे मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे है ना, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम मोटर में नॉर्मली यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है और शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज मोटर। तो जो DC सीरीज मोटर होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कैसी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इसकी TAIA कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक किस में रिलेशन बताती है, तो आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट में रिलेशन बताती है। तो यहाँ पे जो TA है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, φIA, ठीक। अब ये कौन सी मोटर है, सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर में दो कंडीशन होती हैं, एक होती है बिफोर सैचुरेशन और दूसरी होती है आफ्टर सैचुरेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी ये मोटर होती है, ये मोटर का आर्मेचर है ये, ठीक, और ये इसके क्या है, फील्ड पोल है। अब इन फील्ड पोल पे हमने क्या वाउंड की हुई है, फील्ड वाइंडिंग। अब ये हमारी DC सीरीज मोटर है, ये इसका यहाँ पे आर्मेचर है, इसको हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक। तो इसके आर्मेचर में करंट फ्लो होती है। तो आर्मेचर करंट कहाँ से फ्लो की जाती है, इस वाइंडिंग से, और ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, यानी कि इस फील्ड वाइंडिंग से आर्मेचर करंट फ्लो होती है। तो उसके कारण ये मैग्नेटाइज होगा और यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो जब तक ये पोल सैचुरेट नहीं होते हैं तब तक जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी इसकी फ्लक्स भी इंक्रीज होगी।
तो हम बोलेंगे कि बिफोर सैचुरेशन, ठीक है, बिफोर सैचुरेशन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, आई, कि जैसे जैसे यहाँ पे आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो ये जो इक्वेशन है इसमें फाई के प्लेस पे क्या रख देंगे, आई ए, तो आई ए इंटू आई ए क्या होगा, आई ए स्क्वायर। तो बिफोर सैचुरेशन जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए डीसी सीरीज मोटर जो होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमको हैवी लोड पर मोटर को स्टार्ट करना है। तो हैवी लोड पर मोटर को स्टार्ट करने के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो पहले शाफ्ट पे लोड को कपल करते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो कारण यही है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के समय जो आर्मेचर टॉर्क होगा वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पोल अनसैचुरेट होंगे, है ना। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे लोड को इंक्रीज करेंगे तो मैकेनिकल लोड इंक्रीज करोगे तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगी, और एक समय आएगा कि ये पोल क्या होंगे, सैचुरेट हो जाएंगे। मतलब जितना ये फ्लक्स प्रोड्यूस्ड कर सकते थे उतना कर दिए, अब उससे ज़्यादा ये फ्लक्स प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आर्मेचर करंट यदि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो भी जाती है तो भी फ्लक्स वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी, यानी पोल क्या हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। तो हम बोलेंगे कि आफ्टर सैचुरेशन, तो आफ्टर सैचुरेशन जो फाई है ये हो जाती है कांस्टेंट, मतलब ये आर्मेचर करंट पर अब डिपेंड नहीं करेगी, आर्मेचर करंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इसकी वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो जब इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा, फाई कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी में डाल देंगे यहाँ पे। तो जो टी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई ए, तो आर्मेचर टॉर्क जो है वो आर्मेचर करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो आफ्टर सैचुरेशन आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं कि यह है टी ए और यह है यहाँ पे आई ए। ठीक, तो हमेशा याद रखना है जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई है टी ए आई ए, तो वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, फर्स्ट, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे बिफोर सैचुरेशन, ठीक, इसका जो टॉर्क है वो इस प्रकार से रहेगा, बिफोर सैचुरेशन टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ करंट होगा। ठीक, तो ये बिफोर सैचुरेशन की कंडीशन है। अब जब यहाँ पे क्या होगा, पोल सैचुरेट हो जाएंगे तो टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर्मेचर करंट, तो जहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है वहाँ पे बनती है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, तो ये जो कंडीशन है ये बिफोर सैचुरेशन की है, और ये जो कंडीशन है ये क्या है, आफ्टर सैचुरेशन की है। तो ये जो कर्व का ओवरऑल शेप है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, पैराबोला। तो इसका जो कर्व का शेप है वो कैसा बनता है, यहाँ पे पैराबोला शेप इसका यहाँ पे होता है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी सीरीज मोटर की। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है डीसी सीरीज मोटर की वो है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस में रिलेशन बताएगी, स्पीड और आर्मेचर करंट में रिलेशन बताती है। तो मोटर की जो स्पीड होती है वो होती है EB अपॉन फाई, ये मोटर की स्पीड का फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू यदि चेंज होती है तो बैक ईएमएफ में बहुत कम चेंज होता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते समय हम एज्यूम कर लेते हैं कि बैक ईएमएफ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते समय बैक ईएमएफ को क्या एज्यूम कर लिए, कांस्टेंट। तो जो स्पीड है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स हो जाएगी। ठीक, तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी हो गई फ्लक्स। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि बिफोर सैचुरेशन जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है,
तो बिफोर सैचुरेशन, ठीक, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है IA। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो स्पीड है वो 1 अपॉन क्या होगी, IA होगी। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड है उसको हम लिख सकते हैं 1/5 या लिख सकते हैं 1/IA लिख सकते हैं। ठीक, जब मोटर के शाफ्ट पे, ये जो मोटर है इसके शाफ्ट पे यहाँ पे नो लोड है, तो नो लोड का मीन्स क्या होता है, नो टॉर्क। नो लोड मीन्स क्या होगा, नो टॉर्क। तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है। अब यदि यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है तो मोटर को फिर करंट ड्रॉ करनी नहीं है ना। कोई भी मशीन नो लोड पर कितनी करंट ड्रॉ करती है, तो जितना उसमें नो लोड लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए ही वो करंट ड्रॉ करती है। और नो लोड करंट वेरी लिटिल होती है, बहुत कम होती है। तो जब यहाँ पे नो लोड है तो इसके आर्मेचर में बहुत कम अमाउंट में करंट आ रही है, तो इसकी फ्लक्स भी बहुत कम होगी। यदि करंट बहुत कम है तो फ्लक्स कम होगी, है ना। यदि करंट कम है तो फ्लक्स कम होगी। ठीक है, तो फ्लक्स कम होगी तो स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगी। तो यदि करंट कम होगी तो भी स्पीड क्या होगी, डेंजरसली हाई हो जाएगी। तो यदि यहाँ पे देखें कि ये जो डीसी सीरीज मोटर है इसकी ये स्पीड हो गई और ये आर्मेचर करंट हो गई। तो जब हम देखेंगे कि मोटर कहाँ पे है, ये नो लोड की कंडीशन में है ना। सबको पता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लोड होती है। ठीक, तो जब लोड इंक्रीज होगा तभी आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी। ठीक, लोड इंक्रीज नहीं होगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज नहीं। तो जब यहाँ पे नो लोड है मीन्स नो आर्मेचर करंट, नो आर्मेचर करंट मीन्स स्पीड क्या होगी, वेरी हाई हो जाएगी। तो यदि आर्मेचर करंट जीरो है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यदि हमारी एक आइडल डीसी मोटर है, आइडल डीसी मोटर में कोई लॉस भी नहीं होता, ठीक, और नो लोड पे तो कोई टॉर्क भी नहीं है, तो करंट क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो थ्योरेटिकली हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड क्या होगी, इनफाइनाइट हाई हो जाएगी। तो इतनी हाई स्पीड पर इसका आर्मेचर रोटेट करेगा कि हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, कि इसका जो ये आर्मेचर है इसमें हमने क्या की हुई है, यहाँ पे स्लॉट्स बना के वाइंडिंग की हुई है। तो ये इतनी हाई स्पीड पर रोटेट करेगा कि इसमें इतना हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा कि ये वाइंडिंग जो है ये स्लॉट से क्या होगी, आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। और हमारा जो आर्मेचर है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक एक्सिस पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये वाइंडिंग स्लॉट से आउट हो जाएगी और हमारी मोटर क्या होगी, वहाँ पे आर्मेचर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, जलेगा नहीं, है ना, डैमेज हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे नो लोड पर स्पीड क्या होगी, डेंजरसली हाई होगी। ठीक, लोड इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगी, आर्मेचर करंट। ठीक, तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी तो स्पीड क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। तो नो लोड पर डेंजरसली हाई, लोड इंक्रीज करने पे स्पीड क्या होगी, ऐसा डिक्रीज होगी। ठीक, तो हमने इतना लोड इंक्रीज कर दिया, ठीक, कि ये अब क्या आ गया, फुल लोड आ गया। तो फुल लोड करंट फ्लो होने लगेगी यहाँ पे। तो अब पोल जो हैं वो सैचुरेट हो जाएंगे। तो जब पोल सैचुरेट हो जाएंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी तो इसकी स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो लो वैल्यू आर्मेचर करंट पे स्पीड डेंजरसली हाई होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे लार्ज वैल्यू आर्मेचर करंट पे, लार्ज वैल्यू आर्मेचर करंट पे स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बोलते हैं लार्ज वैल्यू आर्मेचर करंट, तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी उसकी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका जो शेप है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका यहाँ पे शेप होता है। इसके बाद में इसकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ही है स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं इसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की है। तो जो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस में रिलेशन बताती है, स्पीड और आर्मेचर टॉर्क में रिलेशन को बताती है। ठीक, तो यदि हम देखें यहाँ पे कि सेम ये स्पीड है,
और ये यहाँ पे है आर्मेचर टॉर्क। ठीक, अब यदि यहाँ पे जीरो टॉर्क है, यहाँ पे क्या है, जीरो टॉर्क है, तो जीरो टॉर्क कब होता है, जब मोटर क्या होती है, नो लोड पर होती है। तो यदि नो लोड की कंडीशन में मोटर हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो टॉर्क होगा। तो जीरो टॉर्क होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, फिर डेंजरसली हाई होगी। ठीक है, जैसे अभी देखे थे यहाँ पे नो लोड पे स्पीड क्या होती है, डेंजरसली हाई होती है। लोड इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, टॉर्क। तो लोड इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा, और टॉर्क इंक्रीज होगा, ठीक, तो टॉर्क इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगी, आर्मेचर करंट ना। टॉर्क किसका फंक्शन है, तो टॉर्क फंक्शन है, तो यदि टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क मोटर कैसे इंक्रीज करती है, तो उसके लिए वो आर्मेचर करंट ज्यादा ड्रॉ करती है। तो टॉर्क इंक्रीज हो रहा है मतलब आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रही है, और यदि आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लोड इंक्रीज होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी, ऐसा डिक्रीज होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये जो दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, स्पीड आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक्स और स्पीड आर्मेचर टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स, दोनों कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो स्पीड आर्मेचर करंट, स्पीड आर्मेचर टॉर्क करेक्टरिस्टिक दोनों सेम होती हैं। नो लोड पे क्या होगा, हाई टॉर्क होगा, ठीक, सॉरी, नो लोड पे क्या होगी, हाई स्पीड होगी, क्या बोलेंगे, लो टॉर्क, लो टॉर्क पर स्पीड क्या होगी, हाई। टॉर्क इंक्रीज करने पर स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, और हैवी टॉर्क पर स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैवी टॉर्क होगा, इस हैवी टॉर्क पर स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट, और लो टॉर्क पे स्पीड क्या होगी, डेंजरसली हाई होगी। तो एट लो टॉर्क स्पीड डेंजरसली हाई, तो स्पीड जो है ये डेंजरसली हाई होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए जो डीसी मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है, इसको कभी भी नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यदि पूछेगा किस मोटर को कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, डीसी सीरीज मोटर को, क्योंकि नो लोड पे स्टार्ट करोगे तो आर्मेचर वेरी हाई स्पीड पर रोटेट करेगा, डेंजरसली हाई स्पीड पर रोटेट करेगा, और आर्मेचर वाइंडिंग स्लॉट से आउट हो जाएगी और आर्मेचर वहाँ पे डैमेज हो जाएगा। तो इस मोटर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो जहाँ पर हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और पहले लोड को कपल करते हैं, उसके बाद में मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किस मोटर का यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, तो जो डीसी सीरीज मोटर की ये जो करेक्टरिस्टिक्स दिख रही है आपको, ठीक है, स्पीड आर्मेचर टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इस करेक्टरिस्टिक्स में जब टॉर्क की वैल्यू है लो तो स्पीड है हाई, टॉर्क इंक्रीज होने पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं इसकी सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। तो डीसी सीरीज मोटर में होती है सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी, तो ये आपको याद रखना है। और इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसका जो यूज है वो किस में करते हैं, ट्रैक्शन वर्क में करते हैं। तो सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी के कारण ही इसका यूज ट्रैक्शन वर्क में किया जाता है। क्योंकि जैसे लोकोमोटिव है तो लोकोमोटिव में क्या होगा, ठीक है, स्टार्टिंग के समय टॉर्क ज़्यादा चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए। तो जब ट्रेन का इंजन स्टार्ट होगा तो हाई टॉर्क रहेगा वहाँ पे, और स्पीड क्या रहेगी, लो। अब जब उसके बाद में स्पीड पिकअप होने लगती है और टॉर्क की वैल्यू क्या होने लगती है, वहाँ पे कम होने लगती है। तो हाई स्पीड हो जाएगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। और ये जो दोनों कर्व दिख रहा है ना, दोनों का शेप कैसा होगा, सेम। तो इसका शेप भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसके कर्व का शेप है।
हो गया। सेल्फ रिलीविंग यानी अपने आप को रिलीव कर रही है, कि जैसे यहाँ पे लो टॉर्क है तो स्पीड क्या है, हाई। टॉर्क डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है ना, टॉर्क। जैसे ये लो टॉर्क है तो हाई स्पीड है, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलीविंग बोलते हैं। ठीक है, कि एक चीज चेंज हो रही है तो दूसरा क्या हो रहा है वहां पे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड टॉर्क है ना, उसमें क्या रिलेशन है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर्मेचर टॉर्क। ठीक, तो यहाँ पे यदि टॉर्क इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। हो गया, नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मोटर की रेटिंग होती है, मोटर की जो पावर रेटिंग होती है वो किसको इंडिकेट करती है, उसकी शाफ्ट पावर को, आउटपुट पावर को बताती है। जैसे आपको बोला गया कि आपकी जो मोटर है वो कितने एचपी की है, 10 एचपी की मोटर है। तो ये 10 एचपी है, ये कौन सी पावर होगी उसकी, तो ये आउटपुट पावर होगी, शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर। ठीक, समझ में आया। तो ये बोला गया 10 एचपी की मोटर है तो आउटपुट पावर है, शाफ्ट पावर है, इनपुट पावर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये मोटर है, 10 एचपी की मोटर है, तो ये इसकी शाफ्ट पावर है, ये 10 एचपी। ये इसकी इनपुट पावर नहीं है ना। यहाँ पे आप क्या देते हो, इसको इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देते हो, ये आउटपुट शाफ्ट पावर होती है। तो कभी भी मोटर की रेटिंग किस में होती है, उसकी आउटपुट शाफ्ट पावर में होती है, इनपुट पावर में वो नहीं होती है। अब यहाँ पे जो इसकी आउटपुट पावर है, शाफ्ट पावर है, और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, तो इसकी जो आउटपुट पावर है, शाफ्ट पावर है, ये प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के स्क्वायर रूट की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि पूछेगा डीसी सीरीज मोटर की, ठीक, आउटपुट पावर, शाफ्ट पावर किस पर डिपेंड करती है, तो टॉर्क के स्क्वायर रूट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होती है। दूसरा, यदि आपको इसकी इनपुट पावर निकालनी है ना, या इसकी आपको करंट निकालनी है, तो इसकी करंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसकी इनपुट पावर चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसकी एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर लिख देते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पे आउटपुट पावर और अपॉन हो जाएगी इनपुट पावर। ठीक, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसकी इनपुट पावर। तो इसकी जो इनपुट पावर है ये हो जाएगी आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, तो पावर को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वोल्टेज से। तो जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इस वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। ठीक, तो अभी हमने क्या निकाल ली, इसकी इनपुट पावर निकाल ली। अब यदि हमको करंट को कैलकुलेट करना है कि इसकी इनपुट करंट कितनी है, तो इनपुट करंट निकालने के लिए इसकी जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर यानी आउटपुट पावर इंटू एफिशिएंसी और इंटू क्या कर देंगे, वोल्टेज। अब यदि आपकी आउटपुट पावर किस में दी हुई है, एचपी में, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉट में। तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 746। तो ये जो करंट आएगी, ये करंट आपकी इसमें आएगी एम्पियर। तो ये एम्पियर में करंट आ जाएगी। तो यदि इसकी बोलता है कि फुल लोड करंट निकालो, तो फुल लोड करंट की वैल्यू निकालनी है तो आउटपुट पावर फुल वैल्यू रखनी पड़ेगी, 10 एच पी 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 एच पी इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट होता है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी वॉट में
पावर मिल जाएगी, और वॉट वाली पावर को एफिशिएंसी एंड वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी इनपुट करंट आ जाएगी। ठीक, हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर, तो जो डीसी शंट मोटर होती है इसकी भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमको रिलेशन बताती है आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट में रिलेशन बताती है। तो जो टॉर्क है वो किसका फंक्शन होता है? फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट का फंक्शन होता है। ठीक, अब जो ये हमारी शंट मोटर है, इस शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में होती है, और इसको हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। मोटर की करंट है आई, आर्मेचर करंट ड्रॉ कर रहा है आई ए, फील्ड करंट ड्रॉ कर रही है आई एस। ठीक, अब यहाँ पे ये जो फील्ड पोल है, इस फील्ड पोल की जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे। अब ये करंट किस पे डिपेंड करेगी? वोल्टेज पे, और इस फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तो जो शंट मोटर होती है, इस शंट मोटर के फील्ड की जो फ्लक्स है ये कैसी रहती है? यहाँ पे कांस्टेंट होती है। तो जब इसके फील्ड की फ्लक्स कांस्टेंट होगी तो आर्मेचर टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तो यहाँ पे शंट मोटर जो है इसमें आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस एक ही कंडीशन इसमें ये होती है। ठीक, तो यहाँ पे बिफोर सैचुरेशन आफ्टर सैचुरेशन की कोई कंडीशन नहीं है, तो एक ही कंडीशन है, टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई ए, यानी आर्मेचर करंट होगा। तो जहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है तो वहाँ पे कैसा कर्व बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये टी ए है और ये आई ए, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कर्व कैसा बनेगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मोटर है, इस मोटर में जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो कैसा रहेगा? मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं है, तो इसका मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क है, तो इसको हैवी लोड पर स्टार्ट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। यदि हैवी लोड पर स्टार्ट करना है तो डीसी सीरीज मोटर को यूज करेंगे, उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है ना, टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क है। इसके बाद में जो इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको बोलेंगे स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि जो मोटर की स्पीड है ये EB/φ होती है, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यदि आर्मेचर करंट वैरी करती है तो बैक ईएमएफ में लिटिल चेंज होता है, कम परिवर्तन होता है, तो इसलिए बैक ईएमएफ को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। दूसरा, अभी हमने पढ़ा कि इसकी फील्ड की फ्लक्स भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो इसको भी हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं तो इसलिए इसकी जो स्पीड है वो भी क्या रहेगी? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब इसके ऊपर में हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो लोड इंक्रीज करने से आर्मेचर करंट इंक्रीज होती है, तो जब भी आप लोड इंक्रीज करोगे तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, और आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी तो बैक ईएमएफ क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी।
दूसरा, आर्मेचर करंट इंक्रीज होने से जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन, ये आर्मेचर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होती है तो आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज होता है, और आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये भी इंक्रीज होता है। तो ये इफेक्ट भी क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो जब ये इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये पोल की फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और पोल की फ्लक्स यदि डिक्रीज होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो एक जो है वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज होके स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो चेंज इन बैक ईएमएफ होता है, ठीक है, ये ग्रेटर होता है कंपैरिजन टू चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज होने की तुलना में, फ्लक्स में चेंज होने की तुलना में बैक ईएमएफ क्या होती है, या फ्लक्स के डिक्रीज होने की तुलना में बैक ईएमएफ क्या होती है, ज़्यादा डिक्रीज होती है। यदि बैक ईएमएफ ज़्यादा डिक्रीज कर रही है तो स्पीड को क्या करेगी, वो थोड़ा ड्रॉप कर देगी। तो यहाँ पे इसकी जो ओवरऑल स्पीड यदि हम देखेंगे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस प्रकार से रहती है कि ये इसकी स्पीड हो गई, ये इसका आर्मेचर करंट हो गया, ठीक, ये हो गया इसका नो लोड मीन्स नो आर्मेचर करंट, फुल लोड मीन्स फुल आर्मेचर करंट, है ना, आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो स्पीड है इस तरह से होती तो कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट है कि लोड चेंज होने पर स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन इसकी जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी होती है, तो इसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स स्लाइटली क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। तो ये जो ड्रॉप हो रहा है ये किसके कारण होता है, ड्यू टू रिडक्शन इन बैक ईएमएफ। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ के डिक्रीज होने के कारण ये स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कितनी स्पीड ड्रॉप हो जाती है इसकी, तो 2 to 5%। तो नो लोड से फुल लोड तक इसकी स्पीड 2 to 5% डिक्रीज होती है। तो इसको बोलते हैं स्लाइटली ड्रूपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्लाइटली ड्रूपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक, इसके बाद में जो इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये किस में रिलेशन शो करेगी, स्पीड में और आर्मेचर टॉर्क। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि ये इसकी स्पीड है और ये इसका आर्मेचर टॉर्क, यदि लोड जीरो है, यदि लोड जीरो है मतलब नो लोड है, तो लोड जीरो है, नो लोड है, तो इसका मतलब टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मोटर की स्पीड ये रहेगी। ठीक, अब जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा तो टॉर्क इंक्रीज होगा। ठीक, तो टॉर्क इंक्रीज होगा तो कैसे इंक्रीज होगा, तो उसके लिए क्या इंक्रीज हो रही है, आर्मेचर करंट। तो यदि टॉर्क इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, और यदि आर्मेचर करंट इंक्रीज होती है तो स्पीड क्या करती है, ड्रॉप करती है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे क्या होंगी, सेम, क्योंकि टॉर्क जो है वो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ क्या है, आर्मेचर करंट है। टॉर्क इंक्रीज हो रहा है मीन्स आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रही है, और आर्मेचर करंट इंक्रीज हो रही है तो स्पीड क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। तो ये भी क्या होती है, स्लाइटली ड्रूपिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यदि बोलेगा कि इसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, तो स्लाइटली ड्रूपिंग होती है। ठीक, यानी कि टॉर्क इंक्रीज होने पर स्पीड क्या करेगी, स्लाइटली ड्रॉप होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट इसको हम बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यदि है तो ट्रैक्शन के लिए सूटेबल नहीं है, ट्रैक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। सेल्फ रिलीविंग होनी चाहिए कि टॉर्क यदि जीरो है तो स्पीड हाई, और टॉर्क इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो यदि हम देखें कि जो इसकी भी स्पीड आर्मेचर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सेम किसके समान है, स्पीड आर्मेचर करंट। तो दोनों मोटर में जो स्पीड आर्मेचर टॉर्क है वो स्पीड आर्मेचर करंट के समान होती है।
तो ये जो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इस मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक का यही यूज़ हम किसके लिए करते हैं? तो मोटर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो चॉइस ऑफ मोटर किस पर डिपेंड करता है? तो चॉइस ऑफ मोटर किस पर डिपेंड करता है? उसकी मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही हम मोटर को चुनते हैं कि हमको किस प्रकार की मोटर यूज़ करनी है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसका आर्मेचर टॉर्क कितना है, ठीक, उसकी स्पीड कितनी है। तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ही मोटर का चॉइस किया जाता है। ठीक, इसके बाद में यदि इनको हम कंपेयर करें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो जैसे कि ये आर्मेचर टॉर्क है ये, और ये आर्मेचर करंट है। ठीक, तो हमने पढ़ा कि डीसी सीरीज मोटर में टी आई कैरेक्टरिस्टिक का शेप ऐसा होता है, कैसा होता है? ये पैराबोला। ठीक, और शंट में कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो यदि देखेंगे कि ये शंट हो गया, ये शंट की कैरेक्टरिस्टिक हुई, ये सीरीज की हो गई। ठीक, तो इन दोनों के बिटवीन किसकी होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जो होती है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड में हम क्या करते हैं? तो कम्युलेटिव कंपाउंड में हम शंट और सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होती है? शंट और सीरीज के बिटवीन होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण क्या होता है? इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। तो इसलिए दोनों के बिटवीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। दूसरा यदि देखें, डिफरेंशियल कंपाउंड जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से होती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी है? डिफरेंशियल। ठीक, तो यदि देखेंगे कि सबसे स्टार्टिंग टॉर्क हाई किसका होता है, तो डीसी सीरीज मोटर का सबसे हाई होता है। ठीक, इसके बाद में आता है कम्युलेटिव, इसका डीसी सीरीज से थोड़ा कम होगा। इससे कम होता है शंट का, और शंट से भी कम होता है डिफरेंशियल। ठीक, तो इस प्रकार से ये टॉर्क की वैल्यू है। तो हाई रहेगा सीरीज का, उससे कम होगा कम्युलेटिव का, उससे कम होगा शंट का, और सबसे कम होगा डिफरेंशियल कंपाउंड का। इसी तरह से यदि हम स्पीड के साथ देखें, कि स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी सबकी। ठीक, तो जैसे हम देखते हैं कि शंट मोटर की कैसी होती है, शंट मोटर की कैसी होती है? ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, अभी पढ़े, स्लाइटली ड्रॉपिंग होती है शंट की। डिफरेंशियल कंपाउंड की कैसी होती है? राइजिंग होती है। ठीक है, डिफरेंशियल की कैसी होती है? ऐसी कि आर्मेचर करंट इंक्रीज होने पर, लोड इंक्रीज होने पर इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड है। ठीक, ये आपकी हो गई शंट।
ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक्स, तो शंट को बोलोगे ड्रूपिंग। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। तो शंट को बोलेंगे इसकी स्लाइटली ड्रूपिंग स्पीड करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी है, राइजिंग स्पीड है, राइजिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, इसी को बोलते हैं कि इसमें क्या है, सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड की स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, राइजिंग है। लोड इंक्रीज होने पर, आर्मेचर करंट इंक्रीज होने पर उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, दूसरा इसमें क्या है, सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी है। शंट की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, इसके बाद में ये सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कि सीरीज मोटर में जब हम देखेंगे कि नो लोड है, नो आर्मेचर करंट है, स्पीड डेंजरसली हाई है। लोड इंक्रीज होने पर, आर्मेचर करंट इंक्रीज होने पर स्पीड क्या होती है, उसकी डिक्रीज होती है। ठीक, तो ये सीरीज की है। और जो कम्युलेटिव कंपाउंड है उसकी भी नो लोड स्पीड हाई होती है, बट सीरीज के बराबर नहीं होती है। सीरीज की जैसे इतनी हाई दिख रही है नो लोड पे, तो इसकी भी हाई होगी बट उसकी तुलना में कम हाई होगी। और लोड इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये दोनों वेरिएबल स्पीड की मोटर हैं। तो जैसे देखेंगे ये सीरीज मोटर है ये, और ये है कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक, तो इसलिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को भी ट्रैक्शन वर्क में यूज करते हैं। तो जैसे देखेंगे ट्रामवे होता है, ट्रॉली बसेस वगैरह होती हैं, तो उनमें कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज करते हैं। लेकिन आपको यदि पूछेगा एग्जाम में, है ना, सीरीज दिया है तो आपको सीरीज को ही टिक करना है, क्योंकि सीरीज जो है उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सीरीज मोटर है इसमें क्या होती है, सेल्फ रिलीविंग होती है। ठीक, और कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए ऐसा कोई स्पेशल नॉमिनेशन नहीं किया गया कि उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे। ठीक है, बस इतना याद रख सकते हो कि किस मोटर को कब किस लोड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, हैवी लोड के लिए, हैवी लोड, ठीक, के लिए किसका यूज करते हो, सीरीज का। इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड के लिए किसका यूज करते हो, कम्युलेटिव कंपाउंड। और मीडियम टॉर्क एंड कांस्टेंट स्पीड के लिए किसका यूज करते हैं, शंट। तो जैसे फैन है, ब्लोअर है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो उन सब में यूज करते हैं हम शंट मोटर का। लेथ मशीन में भी शंट का यूज करते हैं। किस चीज में, हम्म, जैसे बोलेगा कि स्मॉल लेथ मशीन है, स्मॉल लेथ मशीन है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका यूज करते हैं स्मॉल लेथ मशीन में। ठीक है, और जैसे कि बड़ी लेथ मशीन है ना, तो वहां पे फिर किसका यूज करेंगे, डीसी मोटर का यूज करेंगे।
क्या सप्लाई की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, सप्लाई आपकी अवेलेबल है कि नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास में हमारे यहाँ तो एसी सप्लाई आती है ना, तो ये छोटी लेथ है तो उसमें हमने डीसी का प्रोविज़न नहीं किया हुआ है। बड़ी लेथ होती है तो फिर उसमें क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लिए। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थे डीसी मोटर की। अब इसके बाद में इसमें एफिशिएंसी की कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर क्या होती है यहाँ पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ठीक, या फिर घुमाने के लिए ऐसा भी दे सकता है ना, ऐसे भी दे सकता है कि आर्मेचर कॉपर लॉस है ना इज इक्वल टू देगा स्ट्रे लॉस। तो स्ट्रे लॉस कैसा लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस होता है। और आर्मेचर कॉपर लॉस कैसा होता है, तो यदि ये दिया हुआ है तो पहले तो आपको इसको ही लेना है, तो ये नहीं दिया हुआ है यदि, तो फिर इस तरह के ऑप्शन आपको बना के देगा। तो आपको देखना है कि उनमें कि एक तरफ होना चाहिए वेरिएबल लॉस और दूसरी तरफ होना चाहिए कांस्टेंट लॉस। ठीक, दूसरा यदि बोलेगा कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज का जो रेशियो है ये क्या शो करता है, तो ये भी एफिशिएंसी को शो करता है। कौन सी एफिशिएंसी को शो करता है, ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को शो करता है। तो बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ठीक, तो इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है उसको मैंने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इनटू क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी आपकी होती है EVIA अपॉन VIA होती है। जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ये होती है आपकी आउटपुट मैकेनिकल पावर एट शाफ्ट और अपॉन होती है EBIA। ठीक, तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो EB अपॉन V बचता है, बैक ईएमएफ अपॉन अप्लाइड वोल्टेज है। तो बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को शो करता है। ठीक, ठीक, इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका स्पीड कंट्रोल है ना, स्पीड कंट्रोल में आपको याद रखना है कि स्पीड कंट्रोल के कौन कौन से मेथड हैं। तो स्पीड कंट्रोल के कौन कौन से मेथड हैं इसमें, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो स्पीड कंट्रोल के आपके पास में 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड या अप्लाइड वोल्टेज, पहले लेते हैं फील्ड। एक होता है फील्ड कंट्रोल, तो इसका यूज आप कहाँ पे करते हो, कांस्टेंट पावर ड्राइव में। और इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, ठीक है, तो बेस स्पीड से हायर स्पीड के लिए। ठीक है, तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। इंक्रीज स्पीड भी कर सकते हो, यूज फॉर इंक्रीज, इंक्रीज कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इंक्रीज स्पीड फ्रॉम बेस स्पीड, फ्रॉम बेस स्पीड। तो इसका यूज़ करते हैं इंक्रीज स्पीड फ्रॉम बेस स्पीड। तो बेस स्पीड से इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक। और ये जो मेथड होता है ये कैसा मेथड होता है, एफिशिएंट मेथड होता है, एफिशिएंट मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, है ना, फील्ड कॉपर लॉस कम हो जाता है। तो स्पीड कंट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एक होता है अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल, या इसी को बोल सकता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, है ना, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज हम किसकी कंट्रोल करते हैं, आर्मेचर की करते हैं, है ना। तो अप्लाइड वोल्टेज वेरी कर रहे हो किसके लिए, आर्मेचर के लिए, यानी कि आर्मेचर की वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क, ठीक। और इसका यूज करके करते हैं स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, यूज्ड टू डिक्रीज स्पीड फ्रॉम बेस स्पीड। तो बेस स्पीड से स्पीड को डिक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। अब इसी मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड होता है, वॉर्ड लियोनार्ड। तो वॉर्ड लियोनार्ड मेथड जो है वो कौन सा मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ना। तो वॉर्ड लियोनार्ड मेथड पूरा आपको याद रखना है। वॉर्ड लियोनार्ड मेथड में, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अलग से 2 मशीन्स का यूज करते हो, एक मोटर और एक जनरेटर का अलग से यूज करते हो, ठीक। और इसमें आर्मेचर के टर्मिनल पर वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं और मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो जो वॉर्ड लियोनार्ड मेथड है ये कैसा मेथड है, बहुत ही एक्यूरेट मेथड है, मतलब एक्यूरेट बोलने से सेंसिटिव है, एंड वाइड रेंज ऑफ स्पीड इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉर्ड लियोनार्ड मेथड से हम स्पीड को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, तो 10⁻1 के रेशियो में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये मेथड कैसा है, कॉस्टली है। तो कॉस्टली होने के कारण सब जगह इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, हायर रेटिंग मोटर में, जहाँ पे मोटर की रेटिंग 750 किलोवाट से 3750 किलोवाट होती है। तो इस रेंज की मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए ही नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम मोटर यूज़ करते हैं वो कैसी होती है, सेपरेटली एक्साइटेड। जनरेटर भी कैसा होता है, सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक। इसमें हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, याद आ रहा है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करते हैं, तो शंट फील्ड को सडनली क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जनरेटर के फील्ड को सडनली रिड्यूस करके रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब वर्क करती है, जब बैक ईएमएफ ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज होती है, ठीक है ना। तो ये वॉर्ड लियोनार्ड मेथड का पूरा आपको नॉलेज रहना चाहिए, है ना। उसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड में से, है ना। उतना तो आप लोग सब याद रखना है, क्या ना, पूरा डिटेल तो उतना संभव नहीं है ना, अभी तो आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद में यहाँ पे होता है हमारा आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल, आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल। तो आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड जो है ना, इसमें भी क्या करते हैं, आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसका भी यूज हम कहाँ पे करेंगे, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, क्योंकि आर्मेचर की वोल्टेज को क्या करते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। और इसका भी यूज काय के लिए करते हैं, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए। तो डिक्रीज स्पीड फ्रॉम बेस स्पीड। तो बेस स्पीड से स्पीड को डिक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। अब ये जो मेथड होता है ये मेथड कैसा होता है, वेस्टफुल मेथड होता है ना, लिस्ट एफिशिएंट है ये। तो ये जो मेथड है लिस्ट एफिशिएंट,
एंड वेस्टफुल मेथड है। तो लिस्ट एफिशिएंट एंड वेस्टफुल मेथड है, क्योंकि इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमारी शंट मोटर है, तो हमारी जो शंट मोटर होती है, इस शंट मोटर का ये आर्मेचर है, और इस आर्मेचर के सीरीज में क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, और रेजिस्टेंस को ऐड करके हम यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं। आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज होती है और उसकी स्पीड वहाँ पे कंट्रोल होती है। तो पूरी आर्मेचर करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होके आती है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा। ठीक, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या होता है, पावर लॉस होता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो मेथड है वो क्या होता है, लिस्ट एफिशिएंट और वेस्टफुल हो जाता है। दूसरा, ये जो मेथड होता है, इस मेथड में आर्मेचर की जो स्पीड होती है वो इस रेजिस्टेंस के अलावा किस पर डिपेंड करने लगती है, लोड पर डिपेंड करने लगती है। क्योंकि यदि लोड इंक्रीज होगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो आर्मेचर की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ पे रैपिड चेंजिंग लोड होता है उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। तो ये मेथड जो होता है ये नॉट सुटेबल फॉर रैपिड चेंजिंग लोड। तो रैपिड चेंजिंग लोड के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं होता है। यदि इसको हमको रैपिड चेंजिंग लोड के लिए, मतलब जहाँ पे बार बार लोड चेंज हो रहा है, वहाँ के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि लोड चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए यदि इसको सूटेबल बनाना है तो क्या करते हैं, आर्मेचर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यदि रैपिड चेंजिंग लोड के लिए इसको सूटेबल बनाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर यूज़ करते हैं। तो आर्मेचर डाइवर्टर इज यूज्ड टू मेक this method to make this suitable to make this method suitable for rapid changing load। ठीक, तो हमको आर्मेचर डाइवर्टर को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर with an armature resistance of 0.5 ohm has a full load current of 40 एम्पियर। तो मोटर की जो फुल लोड करंट है वो कितनी है, 40 एम्पियर है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी मोटर है, ये शंट मोटर है। तो शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक, वो किस पर डिपेंड करता है, तो शंट मोटर का भी पढ़ते, जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर्मेचर करंट होता है। तो जो शंट मोटर है इसका जो आर्मेचर टॉर्क होगा वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो किसका रेशियो बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। तो यदि फुल लोड आर्मेचर टॉर्क है तो फुल लोड आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो। तो फर्स्ट केस में जो आर्मेचर टॉर्क है वो कितना होगा, 40 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये पहला केस हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड केस में बोल रहा है कि स्टॉलिंग टॉर्क, तो जो स्टॉलिंग टॉर्क होता है, ठीक, तो स्टॉलिंग टॉर्क का मतलब होता है कि इतना हैवी स्टार्टिंग टॉर्क, इतना ज़्यादा वहाँ पे लोड को ऐड कर दिया गया है कि मोटर फेल टू स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने में वो
कैपेबल नहीं है। तो उस समय जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉलिंग टॉर्क। तो स्टॉलिंग टॉर्क जो होता है वो होता है आर्मेचर टॉर्क अपॉन वोल्टेज, और आर ए प्लस क्या होता है, आर टी। आर टी यानी जो भी आप सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हो, है ना। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस ऐड किया हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज कितनी है हमारी 240, आर ए की वैल्यू कितनी है 0.5, हमने कितना ऐड कर रहे हैं 1, तो हो जाएगा 0.5 प्लस क्या होगा 1, तो कितना हो जाएगा, तो 240 बाई 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का रेशो होना है। तो स्टार्लिंग टॉर्क है, ये स्टार्लिंग टॉर्क है। तो स्टार्लिंग टॉर्क ये आई है। तो जो स्टॉलिंग टॉर्क होगा, स्टॉलिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, तो इस करंट पर डिपेंड करेगा। तो ये करंट कितनी है 240 बाई 1.5, तो इन दोनों का रेशो लेना है। तो स्टॉलिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड आर्मेचर टॉर्क का रेशो, तो 240 बाई 1.5 इंटू क्या हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 0, और कितना हो जाएगा 6, तो 6 बाई क्या होगा 1.5, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो स्टर्लिंग टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क का रेशियो कितना आएगा 4:1 या 4 उसको बोलेंगे। ठीक है, हाँ स्टॉलिंग टॉर्क मतलब मोटर में इतना स्टार्टिंग पे समय में इतना लोड कनेक्ट कर दिया है, मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट है, स्टार्ट करने पर स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टॉलिंग टॉर्क। ठीक, तो ये इस आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड जो है इसी के अंतर्गत यहाँ पे आता है, या आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड इसको बोलते हैं। तो याद रहेगा कि मेथड कैसा है, लिस्ट एफिशिएंट एंड वेस्टफुल है, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में इसको यूज करेंगे। नहीं, वो जो है ब्रेकिंग है, वो क्या है ब्रेकिंग है, ये क्या है स्पीड कंट्रोल है। ठीक है, अब डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या फंक्शन करता है सबको पता है, कम्यूटेटर क्या करता है डीसी मोटर में, तो फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या होता है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी, ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर और इन डीसी मोटर। तो जनरेटर में क्या है, ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर क्या करता है सबको पता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है। और डीसी मोटर में ये क्या है, एक इन्वर्टर है या मैकेनिकल इन्वर्टर है, और मैकेनिकल इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है डीसी टू एसी कन्वर्जन करता है। ठीक, तो इससे याद रहेगा कि डीसी जनरेटर जो है वो क्या करता है, डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर है वो क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और मोटर में उल्टा फंक्शन करता है, मोटर में डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में। ठीक, ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, अच्छा मोटर के रोटेशन डायरेक्शन को कैसे रिवर्स करते हैं बताया, डीसी सीरीज मोटर के रोटेशन डायरेक्शन को कैसे रिवर्स करोगे, आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स करेंगे। तो जो कोई भी डीसी मोटर है, चाहे शंट है चाहे सीरीज है ना, तो इसके रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक, तो जो हमारा आर्मेचर है या फील्ड है, दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स करते हैं। तो या तो इसके कनेक्शन को रिवर्स करोगे यहाँ पे, ठीक, इसको नहीं करना है तो फिर किसको करोगे, फील्ड के कनेक्शन को रिवर्स कर दोगे, जो ऊपर कनेक्ट है उसको नीचे कर दोगे, जो नीचे कनेक्ट है उसको ऊपर, दोनों में से किसी एक को करना है।
तो उससे क्या होता है कि उसमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा डीसी मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसमें जो ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन, तो कौन सी ब्रेकिंग देखते हैं यहाँ पे हम? इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इसमें डायनामिक या रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, दूसरी होती है प्लगिंग रिवर्स करंट ब्रेकिंग, और तीसरी होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक, तो तीसरी होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यहाँ पे होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइड बाय साइड। ठीक, तो ये हमारे पास में जो 3 ब्रेकिंग है, इस 3 ब्रेकिंग यहाँ पर हमारे पास में होती है। तो यहाँ पे इनको यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे किसके बारे में, डायनामिक ब्रेकिंग के बारे में। ये जो डायनामिक ब्रेकिंग है ये होती क्या है? ठीक, तो डायनामिक ब्रेकिंग में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो डायनामिक ब्रेकिंग होती है इसको आप कैसे यूज करते हो? तो डायनामिक ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, रनिंग कंडीशन में आर्मेचर के कनेक्शन को सप्लाई से क्या करते हैं, डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो जो आर्मेचर का कनेक्शन है उसको सप्लाई से क्या कर देते हो, डिसकनेक्ट, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। ठीक, तो अब यहाँ पे आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स। ठीक, और मोटर क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अरे बस यहाँ, तो यहाँ पे आर्मेचर में क्या होती है, बैक ईएमएफ होती है ना। उस बैक ईएमएफ के कारण सप्लाई को ऑफ नहीं करना है, सप्लाई ऑन रहेगी, फील्ड में करंट फ्लो होते रहेगी, फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करते रहेगा। सिर्फ आर्मेचर के कनेक्शन को अंडर रनिंग कंडीशन, जब हमारी मोटर चल रही है तो रनिंग कंडीशन में सिर्फ आर्मेचर के कनेक्शन को सप्लाई से डिसकनेक्ट करना है, और डिसकनेक्ट करनी है उसके दोनों टर्मिनल को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्ट कर देना है। तो इसमें जो होगा, बैक ईएमएफ के कारण, है ना, काइनेटिक एनर्जी के कारण आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और बैक ईएमएफ के कारण आर्मेचर करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए क्या करेगा, ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो डायनेमिक ब्रेकिंग है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग है, इसको हम डीसी मोटर में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हो किसमें, डीसी शंट मोटर में यूज कर सकते हो, सीरीज में, कंपाउंड में, सब में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो यदि आप इसको सीरीज में यूज करोगे तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है, इस डीसी सीरीज मोटर में जब इस ब्रेकिंग को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो जैसे ये हम इसको वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, ये इसमें आर्मेचर करंट यहाँ से एंटर कर रही है, ये आर्मेचर करंट एंटर कर रही है, तो ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज है, ये हमारी आर्मेचर करंट है, और ये हमारी बैक ईएमएफ। ठीक, तो हमेशा करंट इसी डायरेक्शन में एंटर करनी चाहिए। तो इसको मान लीजिए ये M है, और इसको मान लीजिए ये N है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आर्मेचर के कनेक्शन को क्या करोगे आप, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दोगे।
ठीक। तो इसके आर्मेचर के कनेक्शन को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दोगे और डिस्कनेक्ट करके इसको क्या करोगे आप यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे लाके इस प्रकार से ऐसा कनेक्ट कर दोगे। ठीक। और डिस्कनेक्ट करोगे तो अब देखोगे कि बैक यहाँ है ना, ये वोल्टेज जीरो हो जाएगी, आपकी आर्मेचर करंट जीरो हो जाएगी। तो वोल्टेज और आर्मेचर करंट हो जाएगी जीरो। तो जब इस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर करंट बैक ईएमएफ के कारण फ्लो होगी, तो आर्मेचर करंट अभी भी यहीं से एंटर करेगी। यदि आप उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा, तो फिर मोटर वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह से कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके इसके सीरीज में क्या कनेक्ट करोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसके कनेक्शन को यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर दोगे। तो इस प्रकार से इसका ये डायग्राम यहाँ पे रहेगा। तो याद रखना है, रियोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग डीसी सीरीज मोटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान क्या रखते हैं कि फील्ड करंट जैसे पहले फ्लो हो रही थी, कनेक्शन करने के बाद भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, है ना। तो जो ये डायनेमिक ब्रेकिंग है या रियोस्टेटिक ब्रेकिंग है, इसका यूज़ हम किस में करते हैं, है ना, कहाँ पे इसका यूज़ करते हो आप? तो जो आपके डीसी मोटर को, शंट मोटर को जैसे आप यूज़ कर रहे हो, या सीरीज मोटर को आप यूज़ कर रहे हो, है ना, जैसे लोकोमोटिव्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ट्रामवे वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब जगहों पे हम इसको रियोस्टेटिक ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं। ठीक। तो ये जो ब्रेकिंग होती है, इस ब्रेकिंग में, है ना, ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैक ईएमएफ का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मोटर के जनरेटर एक्शन का यूज़ करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं, जनरेटर एक्शन का। और इसमें जो मोटर है, उस मोटर के जनरेटर एक्शन का यूज़ कर रहे हो, और इसमें जो मोटर है इसका जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो स्पीड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकिंग टॉर्क नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में जो प्लगिंग होती है, प्लगिंग को क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट ब्रेकिंग। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्लगिंग में से। तो इसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करते हैं। ठीक। तो ये जो आर्मेचर है इसको वोल्टेज अप्लाई किए हो, ऐसा वोल्टेज अप्लाई किए हो इसको। ठीक। ये आपका फील्ड है। अब ये आपकी वोल्टेज का डायरेक्शन है, ये आपकी बैक ईएमएफ का डायरेक्शन है, और ये आपकी आर्मेचर करंट का डायरेक्शन है। ठीक है। आर्मेचर करंट एंटर कर रही है यहाँ से ऊपर से, और हमारी मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो रनिंग कंडीशन में हम क्या करेंगे, आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट कर देंगे। तो ये आर्मेचर के कनेक्शन को आपको क्या करना है, ऐसा रिवर्स कनेक्ट कर देना है। जो ऊपर कनेक्ट है उसको नीचे, और जो नीचे कनेक्ट है उसको ऊपर, ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो अभी जो वोल्टेज है वो यहाँ से ऐसा आएगी, है ना, ये प्लस वाला टर्मिनल यहाँ से आएगा। तो जो प्लस टर्मिनल यहाँ से आएगा तो इस वोल्टेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक। और आर्मेचर करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में रहेगी, तो आर्मेचर करंट इस डायरेक्शन में आएगी। तो देखिए वोल्टेज बैक ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। आर्मेचर करंट भी क्या होती है, अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। तो जब आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो मोटर क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो मोटर जो है इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगी, तत्काल रुक जाएगी। इसमें ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, हैवी होती है, हाई ब्रेकिंग टॉर्क होता है इसमें। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो इससे आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेरी हाई हो जाएगा। लगभग 20 टाइम्स आर्मेचर करंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आर्मेचर बर्न हो जाएगा। तो सीरीज में क्या करेंगे, करंट लिमिटिंग रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। तो ये आर्मेचर करंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। तो ये है करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो किस ब्रेकिंग में आर्मेचर की सीरीज में करंट लिमिटिंग रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, रिवर्स करंट ब्रेकिंग में या प्लगिंग में कनेक्ट करते हैं। किस ब्रेकिंग में आर्मेचर के करंट को, कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करते हैं, प्लगिंग में। तो इसमें आर्मेचर के कनेक्शन को सप्लाई के साथ रिवर्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो करंट जो है वो कंटिन्यूअस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसलिए रिवर्स करंट ब्रेकिंग इसको यहाँ पे बोलते हैं। इसमें ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, हाई। ठीक है। तो इसमें ब्रेकिंग टॉर्क कैसा होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग टॉर्क होता है। तो इसमें हैवी ब्रेकिंग टॉर्क होता है। ठीक। इसका यूज़ कहाँ पे करते हो, तो इसका यूज़ करते हो आप रोलिंग मिल,
प्रिंटिंग प्रेस, एलिवेटर, मशीन टूल्स, तो इन सब में हम इसका यूज यहाँ पे करते हैं। और इसमें आप जो डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर में भी इसको यूज कर सकते हो। तो जब डीसी सीरीज मोटर में यूज करोगे तो उसको कैसे कनेक्ट करोगे? तो जो ये हमारी डीसी सीरीज मोटर है, ठीक, इसको वोल्टेज दे रहे हो इस प्रकार से, इसमें ये आर्मेचर करंट एंटर कर रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट कर देना। तो ये आर्मेचर के कनेक्शन को ही आपको क्या करना है, रिवर्स कनेक्ट कर देना। तो जो कनेक्शन ऊपर है उसको नीचे कनेक्ट कर दोगे, जो कनेक्शन ऊपर है उसको नीचे, और जो नीचे था उसको ऊपर कर दिए, बस, ठीक। अब इसके सीरीज में भी क्या करोगे, एक लिमिटिंग रजिस्टर लगाओगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो दोनों में ही करंट लिमिटिंग रजिस्टर का कनेक्ट करना है, दोनों में, ठीक। देखो दोनों डायग्राम में क्या अंतर होता है? यहाँ पे सप्लाई नहीं है, सप्लाई है क्या, नहीं है। तो याद रखना, रियोस्टेटिव ब्रेकिंग में डीसी सीरीज मोटर में सप्लाई सोर्स कनेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे सप्लाई सोर्स कनेक्ट रहेगा, ठीक है, सप्लाई सोर्स हमेशा रहेगा यहाँ पे। तो बस यही डिफरेंस रहता है, कनेक्शन आर्मेचर का रिवर्स कर देते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस ब्रेकिंग में आर्मेचर के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्मेचर के कनेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कनेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद में जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है, तो जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है, इस रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को आप केवल शंट मोटर में यूज कर सकते हो, ठीक है, सीरीज में ये यूज नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंपाउंड में कर सकते हो, ठीक है, कंपाउंड में कर सकते हो, शंट में कर सकते हो, सीरीज में इसको नहीं करेंगे, कंपाउंड में कर सकते हैं। तो ट्रैक्शन वर्क में जहां भी हमको रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज करना है, तो फिर वहां पे डीसी सीरीज मोटर का यूज नहीं करते, फिर वहां पे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्रेकिंग हम कैसे यूज करते हैं। तो ये ब्रेकिंग आप तभी यूज कर पाओगे जब लोड में जो प्रॉपर्टी है, लोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसी होती है, ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, ठीक। तो ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड का मतलब क्या होता है कि लोड इस प्रकार का है, कि इस प्रकार से कोई स्टीप ग्रेडियंट है यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ पे मोटर इस लोड को ड्राइव कर रही है, मोटर की स्पीड है यहाँ पे 1000 आरपीएम, तो लोड को मोटर 1000 आरपीएम पे ड्राइव कर रही है। अब इस तरह से कोई स्टीप ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाता है ना, कोई तीक्ष्ण ढलान आ जाती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ये लोड इधर आएगा तो इसमें ग्रेविटी वर्क करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल इस पे कार्य करेगा, तो उसके कारण इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो हम बोलेंगे लोड अब क्या हो गया, ओवरहॉलिंग हो गया है। लोड ओवरहॉलिंग का मतलब ज़्यादा खींचा जा रहा है ना, लोड की स्पीड बढ़ गई है, लोड ज़्यादा खींचा जा रहा है, ओवरहॉलिंग हो गया है। तो लोड ओवरहॉलिंग जब हो जाता है तो लोड क्या बन जाता है, एक प्राइम मूवर बन जाता है, लोड हो जाता है प्राइम मूवर, प्राइम मूवर बन गया, ठीक है। और जो मोटर है, ये मोटर क्या बन गई है, एक जनरेटर बन गई, ठीक। तो इसके कारण जो बैक की ईएमएफ है वो ग्रेटर देन क्या होती है,
अप्लाइड वोल्टेज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम किसी कनेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, कनेक्शन को आप चेंज नहीं करोगे, जो कनेक्शन आपका है वो वैसे ही रहेगा। ठीक, तो कनेक्शन आपका वैसा ही रहेगा। पहले हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, ये आर्मेचर करंट ड्रॉ कर रहा था, फील्ड करंट ड्रॉ कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज का डायरेक्शन है, बैक ईएमएफ का डायरेक्शन है, और ये आर्मेचर करंट का डायरेक्शन। तो जब कभी भी ये कंडीशन आएगी, ओवरहॉलिंग लोड होगा, तो उसके कारण लोड एज अ प्राइम मूवर हो जाएगा और मोटर एज ए जनरेटर हो जाएगी और बैक ईएमएफ ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज जाएगी। तो जब ये कंडीशन होगी तभी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब अप्लाई होती है? जब बैक ईएमएफ ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज होती है। कब तक वर्क करेगी? जब तक बैक ईएमएफ ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज रहेगी। जब बैक ईएमएफ इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगी तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कोई ब्रेकिंग अब वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल है, याद रखना है कि कब वर्क करती है? जब ई बी ग्रेटर देन वी होता है। कब नहीं वर्क करेगी? जब ई बी इज इक्वल टू वी हो जाएगा या ई बी लेस देन वी हो। ठीक, तो जब ये कंडीशन आती है तो मोटर बन गई है एक जनरेटर, जनरेटर बन गई है मतलब बैक ईएमएफ ज़्यादा हो गई है। यदि आप यहाँ पे 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो बैक ईएमएफ हो गई है 220 वोल्ट हो गई है। तो अब करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। ठीक, तो आर्मेचर में करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो आर्मेचर क्या करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करने के लिए ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा। ठीक, और धीरे धीरे जब स्पीड कम होगी बैक ईएमएफ कम होगी और दोनों बराबर हो जाएंगे, ब्रेकिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा अपने आप। तो ये जो ब्रेकिंग होती है, ये ब्रेकिंग कब यूज होती है? ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक जब लोड की होती है, जब लोड किसी स्टीप ग्रेडियंट में नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर कोई केज है, लोअरिंग ऑफ केज। कोई केज यानी क्या होता है? लिफ्ट वगैरह है ना, लिफ्ट का जो वो होता है कंपार्टमेंट जिसके अंदर बैठे रहते हैं उसको केज बोलेंगे। तो वो केज नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी वर्क कर रही है, या क्रेन से कोई सामान नीचे आ रहा है ना, तो उस पर क्या हो रहा है? ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो ग्रेविटी के कारण जो स्पीड है वो क्या होती है? यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रेकिंग जो है यहाँ पे वर्क करेगी। तो आपको पूछेगा कि किस ब्रेकिंग में हम मोटर जो है वो एक जनरेटर की तरह वर्क करती है। तो यहाँ पे जो मोटर है, मोटर एक्ट एज अ जनरेटर। तो मोटर जो है वो कैसा वर्क करती है? एज अ जनरेटर वर्क करती है। ठीक, दूसरा ये जो ब्रेकिंग है ये कैसी होती है? इकोनॉमिकल होती है। तो बोलिएगा कि सबसे इकोनॉमिकल ब्रेकिंग कौन सी होती है? तो वो होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्योंकि ये सोर्स को क्या करती है? यहाँ पे चार्ज करती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे कि ये इकोनॉमिकल ब्रेकिंग होती है। ठीक, समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, और तीसरा ये याद रखना है कि किस में एप्लीकेबल नहीं होती है, ये डीसी सीरीज मोटर में एप्लीकेबल नहीं होती। और कब एप्लीकेबल होती है? जब ई बी ग्रेटर देन वी होती है। ठीक, तो ये हो गई आपकी ब्रेकिंग। स्टार्टर तो आपको पता ही है ना? स्टार्टर का यूज क्या करते हैं? टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, है ना। नॉर्मली मोटर की जो स्टार्टिंग करंट होती है वो क्या होती है? V माइनस ई बी अपॉन आर होती है। बट स्टार्टिंग के समय में बैक ईएमएफ क्या होती है? तो एट स्टार्टिंग बैक ईएमएफ क्या होती है? जीरो, क्योंकि स्पीड जीरो है। तो जब बैक ईएमएफ जीरो हो जाती है तो आई ए इज इक्वल टू क्या होता है? तो जो आर्मेचर करंट है वो V बाई आर ए होती है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10 टू 12 टाइम्स ऑफ होता है फुल लोड करंट। तो जो स्टार्टिंग करंट है वो 10 टू 12 टाइम्स क्या हो जाती है? फुल लोड करंट हो जाती है। तो जिस सोर्स से पावर ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, तो जो कि प्रैक्टिकेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमको स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए किसका यूज करना होता है? स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर के थ्रू हम क्या करते हैं? आर्मेचर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं।
तो स्टार्टर के थ्रू हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर की सीरीज में स्टार्टिंग के समय में हम क्या करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक। और जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, तो बैक ईएमएफ आर्मेचर करंट को कंट्रोल करेगी। तो इस रेजिस्टेंस को हम धीरे 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 कम करते जाएंगे स्टेप में, है ना। तो स्टेप में इसको डिक्रीज करेंगे और फाइनली पूरा रेजिस्टेंस रिमूव कर देंगे। तो डायरेक्ट वोल्टेज मिलने लगेगी, डायरेक्ट इसकी जो रेटेड करंट है वो यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्टर का ही है ना, पूछेगा आपको मोटर की, तो अपनी डीसी मोटर की स्टार्टिंग करंट कितनी होती है, तो कितनी होती है, V/RA। तो डीसी मोटर की स्टार्टिंग करंट होती है V/RA, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है कि जो स्टार्टर है इसका यूज़ हम काय के लिए करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अब जो इसमें स्टार्टर होते हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हो किसका होता है, मैग्नीन या यूरेका के रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, है ना, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो स्टार्टर होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्टार्टर के, तो एक होता है इसमें 3 पॉइंट, एक होता है 4 पॉइंट। तो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, शंट एंड कंपाउंड, ठीक, बोथ मोटर्स में कर सकते हो। एक होता है 2 पॉइंट और एक होता है ड्रम टाइप। कंट्रोलर, इनका यूज हम किस में करते हैं, तो इसका यूज सीरीज मोटर में करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, जो यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, ठीक है, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, तो यहाँ पे स्टार्टर ऑफ हो जाता है एट हाई स्पीड, ठीक है। तो स्टार्टर क्या होता है, ऑफ हो जाता है किस पे, एट हाई स्पीड। तो यहाँ पे हम मोटर में फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो वी कैन नॉट बी यूज्ड फील्ड कंट्रोल मेथड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, ठीक। तो मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आप फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज नहीं कर सकते हो। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया इसमें, ठीक है, सॉरी आ गया 4 पॉइंट स्टार्टर में। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में इसी प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया। तो 4 पॉइंट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, फील्ड कंट्रोल मेथड में कर सकते हैं, मोटर को हाई स्पीड पे हम वहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर हो जाता है। अब 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज किस में करते हो, सीरीज मोटर में। तो इसमें जो एनवीसी होती है, एनवीसी नो वोल्ट कॉइल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड रिलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो लोड रिलीज, ठीक। तो नो लोड रिलीज बोलते हैं क्योंकि वो क्या करती है, नो लोड पर मोटर को प्रोटेक्ट करती है। मोटर की स्पीड डेंजरसली हाई हो इससे पहले ही स्टार्टर मोटर को ऑफ कर देता है, ठीक। तो स्टार्टर से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते नहीं है, और बाकी तो आप लोग ध्यान में रखना है उसका डायग्राम, है ना। इसके बाद में इसमें होता है टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर, डीसी मशीन, है ना। तो टेस्टिंग को मैं कल देखता हूँ, है ना। आज इतना ही देखते हैं, बाकी जो है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो कल टेस्टिंग देख लेंगे, इंडक्शन मोटर देख लेंगे, है ना।